एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। और अब अपने दूसरे सेगमेंट में हम बातचीत करने जा रहे हैं कान के बहरेपन के कारणों के बारे में और उसके उपचार के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधाकर वैद्या, जो कि बहुत ही सीनियर ईएनटी सर्जन हैं। वो उज्जैन के आडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में ईएनटी के एचओडी हैं। वो जो ईएनटी की एसोसिएशन होती है भारत की, उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। साथ ही में एशिया ओशियाना एशियन कंट्रीज़ की भी जो एसोसिएशन होती है उसके भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। काफ़ी वृहद अनुभव है उनको कान की बीमारियों का। और आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि WHO ने ये बताया कि भारत देश के अंदर आप समझिए कि 6.3% लोग जो हैं किसी न किसी कारण से बहरेपन के शिकार होते हैं। कई लोग जन्मजात बधिर होते हैं, कई लोगों के कान के अंदर पर्दे में छेद हो जाता है, उसके कारण बहरापन आ जाता है। कई बार लोगों की उम्र जब ज़्यादा हो जाती है तो कान की नस सूख जाती है, इस कारण से बहरापन आ जाता है। कुल मिलाकर बहरापन विभिन्न एजों में आता है और ये बहरापन हमेशा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को गिरा देता है। लेकिन क्यों ना ऐसी चीज़ों पर डॉक्टर साहब से जानकारी प्राप्त की जाए जिससे इस बहरेपन को सहजता से दूर किया जा सकता है। आप फिर से अपनी एक जो महत्वपूर्ण श्रवणेंद्रिय है उसको वापस पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चमत्कारी आविष्कार हुए हैं कान की सर्जरी के अंदर और जो डॉक्टर साहब खुद करते हैं, जिससे आपका बहरापन जो है दूर हो सकता है। इसीलिए उन्होंने जटिल बीमारियों के बारे में विशेष रूप से यहाँ पर विषय में रखा हुआ। डॉक्टर साहब का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। तो डॉक्टर साहब, आमतौर पर जो आपने बोला कि कान का बहना या बहरापन, आपकी ओपीडी में तो काफ़ी मरीज़ आते होंगे, तो कौन कौन से कारण लेके आते हैं मरीज़ जिसके कारण कान के अंदर बहरापन आ जाता है या बहने लगता है कान? कान के अंदर जो है एक्चुअली 3 भाग होते हैं। बाहरी कान जिसे हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, एक मिडिल ईयर जिसको कि मध्य कान बोला जाता है, और एक इंटरनल ईयर। यूजुअली हमारे पेशेंट्स जो आते हैं एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर की बीमारियों की वजह से कान उनका बहता है। कान बहना एक ऐसी बीमारी है जिसको कि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि कई लोग बाग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इवन मेरे परिवार में भी ऐसे कई पेशेंट्स रहे। जब मैं डॉक्टर बना तब उनका मैंने इलाज किया। तो ये कान का बहना हमारे यहाँ ज़्यादा उसको विशेष रूप से लिया नहीं जाता। वो कान बहता रहता है, लोग बाग प्रिकॉशन नहीं लेते ना उसका इलाज कराते। कान एक्सटर्नल ईयर जो कि बाहरी कान है, उसमें जो हमारे कान में मेल जमा होता है जिसको हम सिरुमेन या वैक्स कहते हैं, नहाते समय थोड़ा सा कुछ बाहर आ जाता है, तो वो भी एक अलार्मिंग हो जाता है किसी के लिए। तो डॉक्टर साहब, आमतौर पर मैं देखता हूँ कि लोग जो है तरह तरह की बाज़ार में बड्स मिलती हैं, लोग हाँ कान के अंदर जो है कोई भी चीज़ मिलती है उसको डाल के और कान के मैल को पूरे टाइम निकालते रहते हैं। और कई बार तो मैं देखता हूँ कि लोगों को कान खुजाने में, मतलब वो इतने मगन हो जाते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। हाँ, तो ये ये आपका प्रवृत्ति कहाँ तक ठीक है? ये जो है एक कान के अंदर काड़ी डालना, पिन डालना, वो जो है जो सिर में लेडीज़ लगाती है जो बाल बनाने के लिए, वो डालना, या माचिस की काड़ी डाल लेना, या एक बाज़ार में कई कंपनियां कुछ बड्स बनाती हैं वो डालना, ये सब गलत है। क्योंकि कान की बनावट एक अंदर टेढ़ी मेढ़ी है और वो एक छोटी सी कैनाल है, करीब 2-2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा की जगह नहीं है उसमें, और उसमें बोन ही बोन है और बोन के ऊपर स्किन है। अगर हम डायरेक्ट कुछ भी करते हैं तो चोट लग सकती है, जिसको कि हम अंग्रेजी भाषा में क्यू टिप इंजरी बोलते हैं। इसलिए कान में कुछ भी डालना गलत है। देखिए, बहुत ही इवन अपनी उंगली भी न डालें, कान को केवल बाहर से सफाई करें। और कान के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था है कि उसकी जो अंदर हेयर सेल्स है, सीलियाँ हैं, उससे अपने आप मेल बाहर आ जाता है। तो अपने को अंदर से कुछ ज़्यादा क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई पिन डालना है, और ना वो एक हमारे यहाँ पुराने ज़माने का ट्रीटमेंट है जो हमने भी बचपन में लिया है, तेल डालना गर्म करके, वो भी उससे फंगस हो जाती है। और ओटोमाइकोसिस जिसको कि फंगस की बीमारी कान की, वो ज़्यादा होती है, बरसात के दिनों में ज़्यादा होती है, पानी की वजह से होती है, और साथ में ऑयल डालने की वजह से, या कोई ओवर द काउंटर खरीदी गई मेडिसिन ड्रॉप से होती है, उसको भी ट्रीट करना मुश्किल होता है, और वो भी एक कान बहने का कारण हो सकता है। और उससे दर्द भी होता है और कान को में पर्दे में छेद भी हो सकता है, जिसका कि इलाज फिर महंगा पड़ता है। बहुत ही सही बात बताई और बहुत ही विस्तार से बताया कि कान में किसी भी तरह की काड़ी आपको नहीं करनी है और कान के अंदर कोई भी पदार्थ आपको नहीं डालना। ये बात सही है कि अपने दादा दादी के ज़माने में कान के अंदर सरसों का तेल डाला जाता था, लेकिन अब तमाम शोधों से सिद्ध हो चुका है कि कान के अंदर कुछ भी नहीं डालना है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी डॉक्टर साहब ने बताया कि कुदरतन ऐसी व्यवस्था है कि कान खुद ब खुद साफ होता रहता है। डॉक्टर मुकेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिर से उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका प्रदीप साहू जी, माफ़ कीजिएगा। क्या सवाल है आपका प्रदीप जी? पूछिए अपना सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से
कि डॉक्टर साहब यूस्टेकिन ट्यूब क्या होती है और यूस्टेकिन ट्यूब को हेल्दी रखकर किन किन ऑर्गन्स को ठीक रखा जा सकता है। एक तो ये है मेरा। अभी ये कान का बहना, कुछ कान किधर बहता है, मतलब एक थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगता है, कान का बहना मतलब कान बह रहा है क्या, एक ये चीज, इसको थोड़ा साइंटिफिकली समझाइए। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि नाक कान गले का डॉक्टर जो है वो एक ही क्यों होता है? बहुत ही सही प्रश्न पूछा है। नाक कान गला आपस में जुड़े हुए हैं कि नाक जो है वो गले में खुलती है और नाक के पीछे जो स्पेस है जिसको हम नेजोफेरिंग्स या पोस्ट नेजल स्पेस बोलते हैं, वो यूस्टेशियन नलिका द्वारा, जिसकी की लंबाई करीब 36 मिलीमीटर होती है, वो कान जो हमारे मिडिल ईयर है जिसको कि मध्य कान बोला जाता है, उसके आगे वाले भाग में खुलती है ताकि कान का और मध्य कान का और नाक का अंदर का प्रेशर बराबर रहे ताकि हम अच्छी तरीके से सुन सकें। और इसीलिए ईएनटी विशेषज्ञ या नाक कान गला विशेषज्ञ एक ही होते हैं, क्योंकि वो सभी बीमारियों के बारे में अपने इनके अंतर संबंधों की वजह से एक ही डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो कई बार लोग फ्लाइट में जाते हैं और बोलते हैं साहब हमारे कान बंद हो गए, कई बार फ्लाइट से उतरते हैं कहते हैं हमारे कान बंद हो गए, और कई बार तो लोग आके ये बोलते हैं साहब हम उतरे हुए 4 दिन हो गए अभी भी हमारा कान बंद है, खुल ही नहीं रहा। तो ये क्या ये कोई ट्यूब के कारण ही होता है? ये ट्यूब के कारण ही होता है, क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब का काम है कि जो मध्य कान और एक्सटर्नल ईयर जो कि हवा से बाहर कनेक्टेड है, उसके बीच से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो पर्दा बीच में है जिसको हम पर्दा बोलते हैं, उसका प्रेशर वहाँ पे 0 रखा जा सके ताकि हम ढंग से सुन सके। अब चूंकि फ्लाइट में हाई अल्टीट्यूड्स पे हम जाते हैं तो प्रेशर चेंजेस की वजह से हमारी यूस्टेशियन नलिका बंद हो जाती है और उसमें निगेटिव प्रेशर या माइनस में प्रेशर चला जाता है कान के मध्य कान में, जिससे पर्दा अंदर खिंच जाता है। जब पर्दा अंदर खिंच जाता है तो कान में भारीपन, फुलनेस जिसको बोलते हैं, भारीपन या सुनाई कम देना या अजीबोगरीब लेना, ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, जब आप जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई नाक की बीमारी है या कान की बीमारी, तो किसी डॉक्टर को, ईएनटी सर्जन को दिखा के जाएं। या फिर उस समय जब चल रहे हैं तो आप बार बार फ्लाइट जब ऊपर जा रही तो स्वॉलो करें, या कोई चूसने की गोली या च्युइंग गम रखें जिसको चूसते रहे ताकि अंदर के कान का और यूस्टेशियन ट्यूब का और मध्य कान का प्रेशर बराबर बना रहे, या थोड़ा सलाइवा थूक जो है अंदर गटकते रहें, या कोई नेज़ल ड्रॉप साथ में से लेके जाएं और वो नाक में डालें ताकि वो प्रेशर बना रहे और यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक ना हो। ये सावधानी रखना जरूरी है। और जिनको ये ज़्यादा होता है उनको तो ध्यान देने की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, जिन लोगों को एलर्जी है या जिन लोगों को नाक की बीमारी है, उनका भी कान खराब हो सकता है? हो सकता है। नाक की एलर्जी वही यूस्टेशियन नलिका के द्वारा, जैसा कि उन्होंने प्रश्न पूछा, यूस्टेशियन नलिका एक ऐसी नलिका है जो कि कान और नेजोफेरिंग्स या नाक के पीछे वाले भाग को कनेक्ट कर रही है। अगर नाक में आपको एलर्जी है तो वही सिक्रीशंस जो डिस्चार्ज है नाक का, वो पीछे से यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू कान में चला जाएगा और उससे हमारे कान के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया या सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, जिसमें कि पेन हो सकता है, सुनाई कम दे सकता है, या बाद में पर्दे में छेद होकर कान बाहर बह भी सकता है, जिसको कि कान का बहना बोलते हैं, कि डिस्चार्ज बाहर आना। क्योंकि चीज़ बाहर आती तभी हमें मालूम पड़ती, तभी हम उसको बहाव बोल सकते हैं, जो कि नॉर्मल या एक साधारण चीज़ नहीं है, वो एबनॉर्मेलिटी है। जी 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 सर। डॉक्टर साहब, विपिन जी हमारे साथ सागर से जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका विपिन जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, नमस्कार। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। वैसे तो 2 सवाल थे लेकिन एक ही पूछूंगा। सवाल सर मेरा ये था कि सर किसी भी इंसान को कम सुनाई देता है पर उसे पता ही नहीं है, तो इसकी मतलब कैसे पता लगाए कि हमें कम सुनाई देने लगा, या फिर जैसा नॉर्मली सबको सुनाई देता है वैसा नहीं सुनाई देता है। हालांकि जैसे सर्दियों में होता है ना कि जुकाम हुआ और कान अचानक से बंद हो गए, तो कैसे पता लगाएं कि थोड़ा सा कम सुनाई देने लगा है पहले से? जी जी जी। कान से कम सुनाई देना एक ऐसी चीज़ है जिसको कि मरीज खुद भी नोट कर सकता है। जब उसको तेज बोलना पड़ता है, अगर वो किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे बहुत तेज हो रहा है, या उसको कम खुद को सुनाई देता है, या उसके रिश्तेदार, उसके जान पहचान वाले उसे बोलते हैं कि तू सुनता नहीं है, या अगर उसको दूर खड़े रह के 6 फुट के डिस्टेंस से अगर हम बोलते हैं और उसको अगर बराबर सुनाई देता है, तो इसको कन्वर्सेशनल हियरिंग टेस्ट बोलते हैं, जिसमें कि हम बातचीत द्वारा पता करते हैं कि उसको सुनाई सही दे रहा है कि नहीं। और अगर 6 फीट से उसको अच्छा सुनाई दे रहा है, इसका मतलब उसको अच्छा सुनाई दे रहा है। पर फिर भी अगर डाउट है तो कई बार पेशेंट बोलता है कि मुझे अच्छा सुनाई देता है, परंतु हो सकता है उसे कम सुनाई देता हो। और अभी जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है,
जिसमें इस तरीके के हार्न बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, लोग बाग टीवी सुन रहे हैं, ईयरफोन का यूज़ कर रहे हैं, या फटाके दिवाली के समय, तो सुनाई आपको अगर थोड़ी सी भी शंका होती है तो आप किसी ईएनटी चिकित्सक के पास जाएं। वो आपको ऑडियोमेट्री या सुनाई की जांच ऑर्डर करेगा और उसमें छोटी से छोटी बारीक से बारीक जो डिफिशिएंसी है या डिफिसिट है या कमी है वो पकड़ में आ सकती है। तो वो काफ़ी ज़रूरी है अगर अपने आप को कान की श्रवण शक्ति को सहेज के रखना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत मूल्यवान है, क्योंकि श्रवण शक्ति और आँख की शक्ति दोनों आपकी ज़िंदगी भर साथ देती है और उससे आप अपनी काफ़ी ज़िंदगी आराम से व्यतीत कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब कई बार ये हो जाता है कि एक कान से सुनाई दे रहा है और एक कान से सुनाई देना बंद हो गया। जी सर। अब मरीज़ आया और उसने बताया कि डॉक्टर साहब आपने उसका ऑडियोग्राम कराया और उसको बताया कि तुम्हारे इस वाले कान से तो कम सुनाई देता है। उसने कहा मुझे तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। हाँ सही है, ऐसा होता है। एक तरफ का डेफिशिएंसी होना, सुनाई कम देना, या तो वो कंडक्टिव पार्ट, दो तरीके की डेफनेस होती है यूजुअली। कंडक्टिव जिसमें कि साउंड का कंडक्शन इनर ईयर में नहीं जा रहा है, और सेंसरी न्यूरल जिसमें अंदर का कॉक्लिया या नर्व, जो कॉक्लियर नर्व जो ब्रेन को जाती है, उसकी कमी हो गई, उसमें कमजोरी आ गई है। तो इन दोनों में अगर कंडक्टिव डेफनेस है, एक कान से कम सुनाई देता है, तो उसमें हो सकता है कि पर्दे में छेद हो, या पर्दे के पीछे पानी इकट्ठा हो, या फिर बाहर कोई वैक्स जमा हो, या हो सकता है उसमें फफूंद हो। उसको हम इलाज द्वारा ठीक कर सकते हैं। परंतु अगर पेशेंट को अंदर के कान में कम सुनाई देता है तो इसमें कॉक्लिया में डिफेक्ट हो सकता है या नस में डिफेक्ट हो सकता है, और ऐसे पेशेंट में हम आगे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जैसे कि एमआरआई या सीटी स्कैन, और देखते हैं कि उसको एकॉस्टिक जो नर्व है, जो कि 8th क्रेनियल नर्व होती है, जो दिमाग को सप्लाई, दिमाग में जाती है, सुनाई देने की नर्व है, उसमें कोई ट्यूमर या गठान या कोई बीमारी तो नहीं है। उसको एक्सक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। कई बार एक कान में कोई चोट लगने की वजह से भी सुनाई कम दे सकता है, जिसको में भी कि बोन जो जिसमें कि कान सिचुएटेड है, जिसको कि हम टेम्पोरल बोन बोलते हैं, उसके फ्रैक्चर में भी एक कान में सुनाई कम देता है। तो ये सब जांचें ईएनटी सर्जन द्वारा की जा सकती है, और मुख्य जांच इसमें प्योर टोन ऑडियोमेट्री या ऑडियोमेट्री सुनाई देने की जांच, जो कि आजकल ज़िले ज़िले में उपलब्ध है, उससे करवाई जा सकती है। तो डॉक्टर साहब जैसे मान लीजिए किसी का कान बहुत लंबे समय से बह रहा है और आपने देखा और जांच करी कि कान के पर्दे में छेद है, तो अब क्या इसका उपचार संभव है? कि कई लोग बोलते हैं कि साहब पुराने ज़माने में तो हमको ये बोला जाता था कि जो कान बहता है वो ज़िंदगी भर बहता है साहब, वो ठीक नहीं हो पाता। तो ये अभी भी सही है कि कुछ ऐसी चिकित्सा विज्ञान में प्रगति हो गई है कि इन मरीजों की हियरिंग, श्रवण शक्ति भी वापस आ जाए और ये पर्दा आप फिर से बना दें? जी सर, ऐसी अब चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है, और ये कई पिछले 30-40 साल से, जब से हमने अपनी पढ़ाई शुरू की थी, तब से ये उपलब्ध है। और सारे कान के पर्दे जिनमें की कंडक्टिव डेफनेस होती है, जिनमें कि कान की कंडक्शन क्षमता कम हो जाती है, या जिनके अंदर जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, जिनको कि हम ऑसिकल्स बोलते हैं, उनमें कोई टूट फूट या नेक्रोसिस या कोई डैमेज कान के पस डिस्चार्ज की वजह से हो जाता है, उनको ठीक किया जा सकता है। इस ऑपरेशन को टिम्पेनोप्लास्टी और ऑसिकुलोप्लास्टी बोला जाता है, और ये बहुत ही आसान तरीके से ऑपरेशन करके 1-2 दिन में पेशेंट घर जा सकता है, और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता है। इसके लिए बस यही है कि एक अच्छा ईएनटी सर्जन हो, जिसके पास में सारे उपकरण हो, और ये आजकल हर एक जगह मुख्य सिटीज़ में अवेलेबल है। और ये बात सही है कि पुराने ज़माने में कान का इलाज कराने के लिए, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि एक ऐसा अंधविश्वास था कि इसका इलाज हो नहीं सकता या ठीक हो नहीं सकता, और चूँकि कान का रिसाव या डिस्चार्ज दिखता भी नहीं है, तो पेशेंट बड़े आराम से उसको छिपा के चलता रहता था, जब तक कि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाता था। जैसे जटिलता हो गई कि वो एब्सिस ब्रेन में चला गया, या उसको मेनिंजाइटिस हो गई, या उसको चक्कर आने लग गए, या उसको जो है मुंह का टेढ़ापन हो गया, जो कि कॉम्प्लिकेशन से कान के रिसाव के, जिसलिए इसका इलाज जल्दी से जल्दी ज़रूरी है। ये मुख्य बात है, क्योंकि हमारे पर्दे, एक तो पर्दे से सुनाई कम दे रहा है, और एक रिस्क है हमारे साथ में कि ये कान का जो डिस्चार्ज है ये ब्रेन या दिमाग में जा सकता है, और उससे अन्य जटिलताएं पैदा हो सकती है, जो कि शरीर के लिए और ज़िंदगी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर साहब ने कि कान बिल्कुल दिमाग से जुड़ा हुआ है। कान की जो छत है वो दिमाग की फ्लोर है, और कई बार अगर दिमाग के अंदर एब्सेस बन जाए, या कई बार लोगों को चक्कर आता है बहुत ज़्यादा, सुनाई देना तो कम हो ही जाता है। इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है,
ये जो है अगर आपने सही समय पर उपचार नहीं कराया, कई बार चेहरा टेढ़ा हो जाता है जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये सारी जटिलताएं जो हैं अगर उपचार आप सही समय पर नहीं कराते हैं तो हो सकती हैं। डॉक्टर साहब आम तौर पर जैसे आप लोग जब ये सड़ी हुई हड्डी जो रहती है इन सब चीज़ों को निकाल के और सुनने का भी सारा सिस्टम आप जो बोल रहे थे कि टिम्पेनोप्लास्टी कर देते हैं, ऑसिकुलोप्लास्टी कर देते हैं, तो ये सब कर देने के बाद मरीज़ फिर जीवन पर्यंत ठीक रह जाता है, वो कान में पानी भी जाने दे सकता है, वो स्विमिंग में भी भाग ले सकता है, वो नदी नालों में भी डुबकी लगा सकता है। सर नदी नाले और स्विमिंग के लिए तो हम थोड़ा सा रिकमेंड कम करते हैं, क्योंकि जी। कान के अंदर जब हम निकालते तो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, परंतु वो बाकी सब काम कर सकता है, अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है, काम कर सकता है जैसे कि दूसरे ऑपरेशन होते हैं, और उसको कोई जो डिस्चार्ज नहीं आता है और उसका एक खतरा टल जाता है कि दिमाग में एब्सेस जा सकता है, वो खतरा जो पेशेंट को खतरा बना हुआ जो अनसेफ्टी थी वो सेफ्टी में बदल जाती है, उसको सुनाई देता है और अपना सामान इसमें कभी बाद में 95% केसेस में फिर से कोई ऑपरेशन या इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही सही बताया डॉक्टर साहब ने। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कान जो एक बार बहता है वो बहता ही रहता है। कई बार हो सकता है कि उस कान के अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन हो या कोई परेशानी हो जाए, इस कारण से डिस्चार्ज आ जाए, लेकिन अगर आप अपने चिकित्सक के संपर्क में रहेंगे तो आप निश्चित रूप से एक अच्छा से। डॉक्टर साहब एक बार हमारे यहाँ एक प्रेग्नेंट औरत थी, जब उनकी डिलीवरी हुई उसके बाद उनको कान से सुनाई देना कम हो गया, जबकि उनके पर्दे में कोई छेद वेद नहीं था। तो ऐसा अभी होता है क्या फीमेल्स में कई बार? जी सर ऐसा होता है। ऐसे पेशेंट यूजुअली फीमेल्स ही होती है और वो प्रेगनेंसी में नोटिस करती हैं। यूजुअली 20 से 40 साल की उम्र के बीच में उम्र होती है और इसको हम ओटोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ओटोस्क्लेरोसिस ऐसी बीमारी जो कान की मैंने 3 हड्डियां बताई जिनको ऑसिकल्स बोलते हैं, उसमें जो सबसे छोटी हड्डी है, जो अपने शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसको स्टेपीज बोला जाता है, अच्छा। उसकी फुट प्लेट मोटी हो जाती है और इस वजह से वो कंडक्टिव साउंड, जो कंडक्शन ऑफ द हियरिंग, जो साउंड जो है हमारी ध्वनि कान के पर्दे से बाहरी कान से पर्दे से जो छोटी छोटी हड्डियाँ जिनको ऑसिकल्स बोलते हैं अंदर के कान में जा रही है, वो ध्वनि जो है रुक जाती है, जिसको हम कंडक्टिव डेफनेस या जो कंडक्शन की ध्वनि का ह्रास बोलते हैं। इसका बड़ी आसानी से एक ऑपरेशन किया जा सकता है जिसमें कि वो हड्डी को बदल दिया जाता है और उसकी जगह एक पिस्टन, जिसको कि टेफ्लॉन पिस्टन या कोई भी बायोलॉजिकली इनर्ट मटेरियल की एक हड्डी लगा दी जाती है और पेशेंट बराबर सुनता है। और इसका उपचार संभव है। यूजुअली ये प्रेगनेंसी में ही नोटिस की जाती है, परंतु इसका उपचार बड़े आसानी से संभव है। कोई भी जो अच्छा ENT सर्जन है वो इसको ऑपरेशन को कर सकता है। ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि इसके अंदर ऑपरेशन हो जाता है, हड्डी बदल दी जाती है और एक हड्डी फिक्स हो जाती है, जिससे फिर ये कुछ जांच करके पता कर लेते हैं क्या? हाँ सर, ये इसके लिए वही मैंने बताया ऑडियोमेट्री, और एक और ऑडियोमेट्री, विशेष ऑडियोमेट्री होती है जिसको हम इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री करती है, जो कि अंदर के मिडिल ईयर जो मध्य कान है उसके जो रेजिस्टेंस को नापती है और उससे हमें पता चलता है कि वो हड्डी चिपकी हुई या मोटी हो गई है क्या, जिसमें कि हमको विशेष प्रकार की चेंजेस मिलते, परिवर्तन मिलते हैं और उससे हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम CT स्कैन भी करा सकते हैं अगर ज़रूरी हो तो। ये कोई भी जो अच्छा ENT सर्जन है उसको डायग्नोज करके इलाज कर सकता है। तो डॉक्टर साहब कई बार क्या हुआ, पुराने ज़माने में थे कान के पर्दे में छेद है, छेद लंबे समय तक चला गया, उम्र हो गई 60-70 साल की, आपने ऑडियोग्राम कराया तो उसके अंदर नस भी कमज़ोर हो गई। अब जैसे हियरिंग एड के लिए बोलते हैं तो हियरिंग एड लगाते तो बार बार डिस्चार्ज होता है तो कान गीला हो जाता है। तो क्या 60-70 की उम्र में भी ऑपरेशन करके आप लोग कान को सुखा देते हैं क्या, ताकि उसके बाद हियरिंग एड लगा लें? जी सर, जी कोई सर। उम्र का बार तो नहीं है? नहीं, इस ऑपरेशन में कोई उम्र, ये बहुत ही साधारण ऑपरेशन है। इसमें ज़्यादातर तो लोकल एनेस्थीसिया या जो लोकल लेवल पर ही हम सुन्न करके ऑपरेशन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पेशेंट की जांच जरूर की जाती है कि वो फिट है कि नहीं फिजिकली, अगर कोई गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है तो नहीं करते हैं, और यूजुअली जो सामान्य रूप से फिट पेशेंट है उसमें ये सर्जरी की जा सकती है और सर्जरी करके पेशेंट को कीटाणु रहित और डिस्चार्ज विहीन किया जा सकता है। और उसके बाद में जब डिस्चार्ज खत्म हो जाएगा तो हम हियरिंग एड या सुनने की मशीन बड़े आराम से लगाकर वो पेशेंट सुन सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब कई बार लोग बोलते साहब हमने मशीन लगाई सुनने की, उससे तो हर आवाज़ बढ़ गई, पंखे की भी आवाज़ तेज हो गई और हमारा तो दिमाग ही भन्ना गया और हमने हियरिंग एड निकाल के फेंक दिया। तो हियरिंग एड की टेक्नोलॉजी में भी कोई परिवर्तन आया हियरिंग क्या? एड भी टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन था। एक तो लोग बाग हियरिंग एड जो खरीदते हैं वो ओवर द काउंटर या जहाँ पर भी मेडिकल शॉप या किसी सर्जिकल शॉप से बिना किसी ऑडियोलॉजिस्ट या ENT सर्जन के
गाइडेंस के बिना खरीद लेते, बिना जांच के खरीद लेते, वो हियरिंग एड अच्छी नहीं होती है। चूँकि सस्ती होती है इसलिए वो खरीद लेते, कभी कभी उससे आराम मिल जाता है किसी पेशेंट को। इसके लिए एक अच्छे ईएनटी सर्जन और ऑडियोलॉजिस्ट को दिखाकर अगर आप हियरिंग एड ले, और उसके बाद में हमारे पास में डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें जी कि हम जो है ऑडियोमेट्री को देख के उसको डिजिटली उस हियरिंग एड को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। जो कमी उसकी ऑडियोमेट्री रिपोर्ट में देखी गई है, जिन जिन फ्रीक्वेंसी में उसको सुनाए उनको हम इम्प्रूव करके उसको दी जा सकती है, वो पेशेंट अच्छा सुन सकता है। और जी सर, कई बार सेल डालना भी सब बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सेल डाल दिया और पता लगा गिर गया, छूट गया, तो इसमें भी कोई परिवर्तन? हाँ, नई तरीके की हियरिंग आ रही है जिनमें कि सेल बहुत दिनों बाद में बदलनी पड़ती है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट और ईएनटी सर्जन से संपर्क करना पड़ेगा और वो काफ़ी लाभदायक होगा आपके लिए। डॉक्टर साहब अब चूँकि मरीज लापरवाही करते हैं, जी। हम एक मोबाइल तो खरीद लेते हैं, हम एक बड़ा घर तो बना लेते हैं, पर हियरिंग एड नहीं लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये भी एक टेबू है। टेबू का मतलब हमारे एक अंधविश्वास है कि कल हियरिंग एड लगाएंगे तो ख़राब लगेगा। चश्मा लगाते हैं लोग बाग, उसको ख़राब नहीं समझते। और हियरिंग एड भी ऐसी आ गई जो कान के अंदर फिट हो जाती है, आपको बाहर नज़र नहीं आ सकती है, तो आप आराम से पहन सकते हैं, लोगों को नज़र भी नहीं आएगी। तो आपको जो हास्यास्पद स्थिति बनती है उससे भी आप बच सकते हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर धीरे धीरे कान की सुनाई देने की शक्ति का ह्रास और ज़्यादा हो जाता है और आप पूरी तरीके से सराउंडिंग से कट सकते हो। बहुत ही सही बात बताई और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने कि लोग इतर चीज़ों में तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन सुनाई देना कितना महत्वपूर्ण है। और लॉन्गेविटी जैसे जैसे बढ़ रही विदेशों के अंदर, तो लोग हियरिंग एड भी चश्मे की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो उसको हमको टैबू नहीं मानना है, बल्कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के इम्प्रूवमेंट के लिए वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर दिमाग में साउंड नहीं जाएगा तो ये भी देखा गया है शोध के द्वारा कि कॉग्निटिव फंक्शन और जो एजिंग की डिसीज़ होती हैं, अल्जाइमर्स वगैरह, वो भी ऐसे लोगों में ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात और कि कई बच्चे जो रहते हैं वो जन्मजात बधिर पैदा होते हैं। जी सर। बच्चा आया, माँ बोल रही है कि 2 साल का होगा और बच्चा सुन ही नहीं रहा। जी सर। इनके लिए भी कुछ कर सकते हैं क्या? जी सर, जी सर। एक्चुअली बच्चा जो है बचपन से जब पैदा होता है तब से एक्चुअली उसका एक स्क्रीनिंग किया जाता है, किया जाना चाहिए। हम लोग बाग नेशनल लेवल पे ये मांग भी उठा रहे हैं कि ये सभी लोगों को उपलब्ध हो, पर वो बड़े सेंटर्स और मेडिकल कॉलेजेस और कई जगह पे उपलब्ध है, जिसको OAE बोला जाता है, जिसको कि हम बच्चे एक दिन के बच्चे, 2 दिन के बच्चे हम चेक कर सकते हैं कि उसको बच्चे को सुनाई देगा। क्या बोलते हैं उसके? OAE, ऑटो अकॉस्टिक इमिशन। तो एक दिन के बच्चे में भी पता लग जाएगा? पता चल जाता है कि उसकी हेयर सेल्स काम कर रही कि नहीं कर रही। और अगर हमें वो मिल जाए, वो हम कर सके, तो एक तो ये टेस्ट होता है। फिर हम बच्चा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है तो हम उसमें कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, स्टार्टल रिफ्लेक्स बोलते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं, वो रिस्पॉन्ड करता है कि हम तेज़ आवाज़ उसके सामने करें तो वो पेशेंट, एक बच्चा जिसको हम हिंदी लैंग्वेज में बोलते चमक जाता है एकदम से, तो उससे हम जज कर सकते हैं कि सुनेगा कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सन बोलेगा तभी जब वो सुनेगा, उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी। और इसलिए इसका अगर आपको जरा सा भी अंदेशा होता है कि इस बच्चे को कम सुनाई देता है, जिसको मुख्य रूप से देखा गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स इसको इग्नोर करते हैं, इसको छोड़ देते हैं कि अरे नहीं वो सुनेगा, देर से बोल रहेगा, तो उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर ENT सर्जन के पास में जाके उसकी OAE और भी एक टेस्ट अवेलेबल है जिसको हम बेरा बोलते हैं, उससे हम जज कर सकते हैं कि उसके अंदर का कान की बनावट कैसी है और वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ऐसा लगता है कि वो सुनाई कम दे रहा है उस रिपोर्ट में, तो हम उसका फिर एक विशेष रूप से सर्जरी की जाती है। अगर बहुत ज़्यादा कम सुनाई दे रहा है, जिसको हम प्रोफाउंड डेफनेस बोलते हैं, जिसमें कि हम उसको कॉक्लियर इम्प्लांट दे सकते हैं। और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कई विशेष योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें इसका ऑपरेशन फ्री में कई सेंटर्स पे किया जाता है, और जिसमें कि पेशेंट को नया कॉक्लियर जो है हम जो कि इंजीनियर्ड कॉक्लियर बोलेंगे, जिसको कि बाहर से डिवाइस लगाई जाती है, उससे पेशेंट सुन सकता है और फिर वो नॉर्मल स्कूल में भी भर्ती हो सकता है और अपनी पढ़ाई करके अपना फ्यूचर बना सकता है। तो ये जेनेटिकली जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या जो कंजेनाइटली जन्मजात जिनको बधिरता है, उनको पेरेंट्स में अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर का, जैसे दिखता है, सुनता है, बाकी चीज़ें काम रही, सुन रहा है कि नहीं, ये भी चेक कर लेना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है डॉक्टर साहब ने। और ये भी उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा ये कॉक्लियर इम्प्लांट जो है, जो करीब 6.5 लाख रुपए का आता है,
ये पूरा मुफ्त में दिया जाता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आपको अपने ईएनटी सर्जन के पास जाना है। 2 जांचें उन्होंने बताई, एक तो जन्म के समय ही, एक अगर ओई हो जाए, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, तो पता लग जाता है बच्चा सुन रहा है कि नहीं, और फिर 3 महीने में कन्फर्मेशन कर लें बैरा के द्वारा। और अगर ऐसे बच्चों का 1 साल की उम्र में ही ऑपरेशन हो जाती है, बच्चे तोते की तरह बोलने लगते हैं और ये सुनने लगते हैं और ये समाज की मुख्य धारा में फिर से शामिल हो जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स को, पीडियाट्रिशियन को इस बारे में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ये जो ऑपरेशन होता है, तो आप कह रहे हैं कि इनर कान के अंदर आप इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, कॉक्लिया बिठा देते हैं, तो इससे कोई करंट वरेंट ब्रेन में तो नहीं चला जाता? नहीं सर, ये बहुत ही सेफ होता है। हाँ। और इसमें कभी एक्चुअली जो ऑपरेशन होता है वो तो 1-1.5 घंटे का होता है। जी जी जी। बाकी मुख्य काम तो टेक्निकल होता है, जिसमें कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट बराबर वो इलेक्ट्रोड्स काम करने के लिए वो चेक किया जाता है ऑन द टेबल ऑपरेशन के समय ही, और उसके बाद 1 महीने बाद में उसको स्टार्ट करते हैं। और करंट बहुत ही मिनिमल होती है और शुरुआत बहुत ही कम करंट से की जाती है, जितना कि मरीज सहन कर सकता है। और धीरे धीरे जब वो सुनने लगता है तो उसको ये करंट भी मालूम नहीं पड़ती है, और वो जो है फिर एक या 2 साल की, जो इसको कि हम ऑडियो वर्बल थेरेपी बोलते हैं, जिसको कि हम लैंग्वेज सिखाने वाले लोग बाग रहते हैं, जो उसको सिखाते हैं, अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, वो बच्चा आराम से बोलने लग जाता तो है। ऐसे जो बूढ़े लोग हैं जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा, हियरिंग एड से फ़ायदा नहीं पड़ रहा, उनमें ये मशीन लगा सकते हैं? उनमें भी ये ऑपरेशन होता है। अगर ऐसा लगे जिसको कि बुढ़ापे की वजह से, जिसको कि ब्रेस्ट बायोसिस बोलते हैं, या कोई चोट की वजह से, या कोई दिमागी बुखार की वजह से सुनाई देना कम हो गया, उनमें ये ऑपरेशन किया जा सकता है। और ये सफल ऑपरेशन है, और उससे मरीज को सुनाई देता है। और वो जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, या और कोई किसी अच्छे पद पे काम कर रहा है, या वो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारना चाहता है, तो इस ऑपरेशन से उसको मदद मिलती है, वो अपना कार्य सामान्य रूप से कर सकता है। बहुत ही अच्छा बताया डॉक्टर साहब ने कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, अगर कभी भी आपकी हियरिंग चली गई है तो विज्ञान की क्रांतिकारी खोजों के द्वारा उस हियरिंग को फिर से रिस्टोर किया जा सकता है। मत भूलिए, हेलन केलर एक युवती थी जो कि अंधी भी थी और बहरी भी थी। उनसे जब ये पूछा गया एक बार कि अगर अगले जन्म में आपको एक डिसेबिलिटी के साथ पैदा किया जाए तो आप क्या डिसेबिलिटी के साथ पैदा होना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा था कि इट इज़ बेटर टू बी ब्लाइंड दैन डेफ। ये बेहतर है कि मैं अंधी हूँ ना कि बहरी हूँ, क्योंकि बहरापन जो है वो आपको सोसाइटी से डिसोसिएट कर देता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी आज, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।